नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। वित्त मंत्री ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की शुरुआत। 6 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स के अधिकारों को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जोर। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर खींचतान। गिरफ्तारी को लेकर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला। सांसद की गिरफ्तारी पर सदन के सभापति या स्पीकर को देनी होती है सूचना। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। 1 मिलियन बच्चों पर गंभीर कुपोषण का खतरा। उपचार न हुआ तो जा सकती है बच्चों की जान। शहीदों के शब्दकोश से मोपला विद्रोहियों का नाम हटेगा। विद्रोह के नेता अली मुसलियार का नाम भी शामिल। साल 1921 में जमींदारों के खिलाफ मालाबार में हुए थे मोपला विद्रोह। और अब उन्नत चैफ तकनीक से लैस होंगे देश के लड़ाकू विमान। दुश्मन के रडार से बचाने के लिए डीआरडीओ ने विकसित की तकनीक। रडार और इंफ्रारेड जैसे खतरों से बचने के लिए निष्क्रिय जैमिंग की सुविधा देगी चैफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस साल के बजट में एनएमपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में अलग अलग मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एनएमपी पर रिपोर्ट जारी की। एनएमपी को विकसित करने में नीति आयोग की मुख्य भूमिका रही है, लेकिन इस बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों से भी राय मशविरा किया गया है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2022 से 2025 के दौरान केंद्र सरकार की लगभग 6 लाख करोड़ तक की संपत्ति का मॉनेटाइजेशन होगा। इसके लिए रेल, बिजली, हाईवेज जैसे क्षेत्रों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की पहचान भी हो चुकी है। सरकार ने मॉनेटाइजेशन के बारे में एक बात साफ की है कि वह कुछ प्रोजेक्ट्स के संबंध में सिर्फ राजस्व से जुड़े अधिकार ही निजी हाथों में देना चाहती है। इनमें भी खास तौर पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर ही अधिक फोकस होगा। पाइपलाइन के तहत अलग अलग मंत्रालयों को अपने अपने टारगेट्स पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में संबंधित सचिव नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगे। पाइपलाइन के इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाया गया है। इसके लिए सरकार ने एक CGAM यानी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मॉनेटाइजेशन गठित किया है। इस कोर ग्रुप की कमान कैबिनेट सचिव को सौंपी गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में सरकार ने साफ किया है कि इस प्रोग्राम में विनिवेश के जरिए मॉनेटाइजेशन और नॉन कोर एसेट्स के मॉनेटाइजेशन को शामिल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही शामिल हैं। दूसरी बात, मॉनेटाइजेशन केवल राइट्स का किया जा रहा है, न कि स्वामित्व का। वहीं इसे कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस भी ले लिया जाएगा। इस पाइपलाइन के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा 27% मॉनेटाइजेशन सड़क क्षेत्र का होने जा रहा है, यानी कुल मॉनेटाइजेशन में सड़क क्षेत्र की 27% भूमिका है। इसके बाद रेलवे, ऊर्जा और फिर तेल व गैस और टेलीकॉम का नाम है। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स को शुरुआती दौर में जोखिम से निकालने और मजबूती देने के लिए सरकार ने नया प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का नाम है समृद्ध। समृद्ध से यह मतलब है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मेइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यह प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रोग्राम का फोकस प्रोडक्ट इनोवेशन, उनके विकास और वृद्धि पर रहेगा। समृद्ध प्रोग्राम भारतीय सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को एक मंच मुहैया कराएगा जिससे वे अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकेंगे। वहीं इन प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर निवेश का एक माहौल भी बनेगा। समृद्ध प्रोग्राम न केवल स्टार्टअप्स को फंडिंग करेगा, बल्कि यहाँ उन स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाएगा जो इन स्टार्टअप्स को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ते 300 स्टार्टअप्स पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इनके लिए अगले 3 सालों में कस्टमर कनेक्ट, इन्वेस्टर कनेक्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंशन जैसे मौके दिए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 40 लाख तक के निवेश का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस मामले में स्टार्टअप्स की वर्तमान वित्तीय स्थिति यानी वैल्यूएशन और ग्रोथ स्टेज को ध्यान में रखा जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड खोला गया है। फंड का नाम है उभरते सितारे।
जाहिर है यह नाम एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए दिया गया है। यह फंड एक्सिम बैंक और सिडबी ने मिलकर स्थापित किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस फंड के जरिए उन भारतीय एंटरप्राइजेस की पहचान जल्द हो सकेगी जिनमें काफी क्षमताएं मौजूद हैं। यहां तक कि वे निर्यात क्षेत्र में भी खासा योगदान दे सकते हैं, लेकिन वित्तीय तंगी के चलते वे अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। इस फंड से कंपनियों को वित्तीय और सलाहकारी सेवाओं दोनों स्तर पर सपोर्ट मिलेगा। फंड में इक्विटी और इक्विटी जैसे ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए निवेश किया जा सकेगा। वहीं ऋण की मदद भी ली जा सकती है। ये ऋण फंडेड और नॉन फंडेड दोनों तरह के हो सकते हैं। साथ ही कंपनियों को एडवाइजरी सर्विसेज, ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स जैसी तकनीकी मदद भी मिल पाएगी। उभरते सितारे को देखते हुए ही एक्सिम बैंक और सिडबी ने मिलकर 100 पोटेंशियल कंपनियों की पाइपलाइन विकसित की है। इनमें उत्तर प्रदेश की वे कंपनियां भी शामिल हैं जो फार्मा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उभरते सितारे नाम का यह फंड एक AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर काम करेगा। AIF को भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2012 में डिफाइन किया गया है। इन रेगुलेशंस के मुताबिक AIFs निवेश का एक ऐसा निजी जरिया है जिनमें निवेशकों से फंड कलेक्ट किया जाता है। इन निवेशकों में भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हो सकते हैं। कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, कमोडिटी फंड्स, डेट फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आदि को AIF माना गया है। किसी सांसद को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि इस तरह की गिरफ्तारी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो आइए इस प्रोटोकॉल की कहानी को समझते हैं। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी के संबंध में संसद के दोनों सदनों के अपने नियम हैं। सभापति या अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि अगर सत्र के दौरान उन्हें ऐसी कोई सूचना मिलती है तो वे तुरंत सदन को सूचित करेंगे, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो सदस्यों की जानकारी के लिए इसे संसदीय समाचार में प्रकाशित कराएंगे। राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों की धारा 222A के मुताबिक सभापति को इस बारे में तत्काल जानकारी देना जरूरी होगा और इसका कारण भी बताना होगा। वहीं लोकसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में स्पीकर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दीवानी मामलों में यह प्रक्रिया कुछ अलग है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135A के मुताबिक दीवानी मामलों में किसी सदस्य को सदन का सत्र जारी रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सदस्यों को सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और समापन के 40 दिन बाद तक इस तरह की छूट दी गई है। इसे संसद के विशेषाधिकारों के रूप में जाना जाता है। हालांकि आपराधिक या निवारक निरोध के तहत दर्ज किए गए मामलों में सदस्यों को यह आज़ादी नहीं है। यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि सदन में मौजूद किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी सदन के परिसर से नहीं की जा सकती, चाहे सदन का सत्र चल रहा हो या नहीं। सदन में दीवानी या आपराधिक मामलों में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभापति या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति जरूरी है। साथ ही यह कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। किसी बच्चे को अडॉप्ट करने को लेकर रेगुलेशंस में बदलाव किया गया है। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के संबंध में है जो अडॉप्ट किए गए बच्चे को विदेश ले जाते हैं। नए रेगुलेशंस के मुताबिक अगर पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के 2 साल के भीतर विदेश चले जाते हैं तो इसकी जानकारी उन्हें अब भारतीय डिप्लोमेटिक मिशंस को देनी होगी। वे यह सूचना यात्रा पर जाने के कम से कम 2 हफ्ते पहले देंगे। इस मामले में भारतीय राजनयिक अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे उस बच्चे के संबंध में 2017 के रेगुलेशंस के मुताबिक सभी ड्यूटीज का पालन करें। आपको बता दें कि यह बदलाव कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा 2017 में जारी रेगुलेशंस में किया गया है। ये रेगुलेशंस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत जारी किए गए थे। कारा एक सांविधिक निकाय है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस निकाय का गठन 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जरिए ही किया गया था। कारा भारत में बच्चों के एडॉप्शन से जुड़े मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी है। वहीं इंटर कंट्री एडॉप्शन के संबंध में मॉनिटरिंग भी यही एजेंसी करती है। इसके साथ ही इंटर कंट्री एडॉप्शन से जुड़े 1993 के हेग कन्वेंशन के प्रोविजंस का पालन करने की जिम्मेदारी भी कारा के हाथों में है। गौरतलब है कि भारत 1993 के इस कन्वेंशन को 2003 में ही रेटिफाई कर चुका है।
अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच बच्चों को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। यूनिसेफ ने बताया है कि देश भर में लगभग 10 मिलियन बच्चों को जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता की जरूरत है। अनुमान लगाया गया है कि अफगानिस्तान के लगभग 1 मिलियन बच्चे इस साल गंभीर कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं और उपचार के बिना उनकी जान भी जा सकती है। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 4.2 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिनमें 2 मिलियन से ज्यादा लड़कियां हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल की शुरुआत से बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में लगभग 4,35,000 महिलाएं और बच्चे आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। गौरतलब है कि आने वाले महीनों में स्थितियां और खराब हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भयंकर सूखे, पानी की कमी और कोविड-19 के चलते खराब होते सामाजिक आर्थिक हालातों का जिक्र किया है। इन हालातों से निपटने के लिए यूनिसेफ महिलाओं और बच्चों के लिए अपने जीवन रक्षक कार्यक्रमों को बढ़ा रहा है। इसके तहत विस्थापित परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और जल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आपको बता दें कि यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसका मकसद बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और बचपन से किशोरावस्था तक उनके क्षमता विकास में मदद करना है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। देश में लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति क्या है और डेजर्टिफिकेशन किस तरह से बढ़ रहा है, इसरो ने हाल ही में इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में डिग्रेडेड लैंड का आंकड़ा 97 मिलियन हेक्टेयर से भी ऊपर पहुंच गया है। यह एरिया देश के कुल क्षेत्रफल का 29.7% है। रिपोर्ट में 15 सालों की अवधि के दौरान भूमि में हुए बदलावों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट की माने तो 2003 से 2005 में यही आंकड़ा 94 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था। वह 2011 से 2013 में बढ़कर 96.4 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इससे पता चलता है कि इन 15 सालों में लैंड डिग्रेडेशन में कहीं ना कहीं बड़ा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ आपदाओं जैसे सूखा आदि के चलते जब भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है तो इसे लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि अवक्रमण कहते हैं। इस एटलस डॉक्यूमेंट में बढ़ते मरुस्थलीकरण पर भी आंकड़े जारी हुए हैं। रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2003 से 2005 के दौरान करीब 81.48 मिलियन हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण हो चुका था। वहीं 2018-19 तक यही आंकड़ा बढ़कर 83.69 मिलियन हेक्टेयर हो गया। यानी देश में मरुस्थलीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन दोनों के मामले में अगर राज्यों पर नजर डालें तो इससे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2018-19 के दौरान दोनों ही केसेस में कुछ कमी दर्ज हुई है। रिपोर्ट में डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण बारिश और सरफेस रन ऑफ की वजह से सॉइल कवर का हटना बताया गया है। ज्वालामुखियों की कार्यप्रणाली को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। इसके मुताबिक ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर तापमान को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये पृथ्वी की दीर्घकालिक जलवायु के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में काम करते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ज्वालामुखियों की व्यापक श्रृंखला जियोलॉजिकल समय से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने और वातावरण से हटाने के लिए जिम्मेदार रही है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 400 मिलियन वर्षों में ठोस पृथ्वी, महासागरों और वायुमंडल में होने वाली घटनाओं को जोड़कर समझने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया को समझें तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का प्राकृतिक रूप से टूटना और अपघटित होना रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग कहलाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वेदरिंग यानी अपक्षय से बनने वाले उत्पाद जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम नदियों के जरिए महासागरों में प्रवाहित होते हैं। यही तत्व महासागरों में खनिजों का निर्माण करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। यह फीडबैक सिस्टम वायुमंडलीय CO2 के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे जियोलॉजिकल समय पर वैश्विक जलवायु भी नियंत्रित होती है। गौरतलब है कि आज वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पिछले 3 मिलियन वर्षों में किसी भी समय की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसमें मनुष्यों द्वारा किया गया CO2 उत्सर्जन ज्वालामुखी द्वारा किए गए उत्सर्जन से लगभग 150 गुना ज्यादा है। हालांकि इस शोध से मिले निष्कर्ष हमारे समाज को जलवायु परिवर्तन को मैनेज करने के लिए एक समझ प्रदान कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से जल्द ही मोपला विद्रोहियों के नाम हट सकते हैं। ICHR यानी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च की एक कमेटी ने
इस शब्दकोश से 387 मोपला विद्रोहियों के नाम हटाने की सिफारिश की है। बड़ी बात यह है कि इनमें वरियम कुन्नत हाजी और अली मुसलियार के नाम भी शामिल हैं। दरअसल इस मामले में कमेटी का मानना है कि मोपला विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि इससे इतर यह केवल एक आंदोलन था जिसका मुख्य फोकस धर्म परिवर्तन से संबंधित था। इसके अलावा कमेटी ये भी मानती है कि इस विद्रोह का कोई भी नारा ऐसा नहीं था जो राष्ट्रवाद के पक्ष या ब्रिटिश शासन के विरोध में हो। आपको बता दें कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मालाबार क्षेत्र में अंग्रेज राजस्व लगातार बढ़ा रहे थे और जोत का आकार कम करते जा रहे थे, तो इसके विरोध में यहाँ कई विद्रोह हुए। बताया जाता है कि 1836 से 1854 के दौरान मालाबार में 22 विद्रोह हुए, जिन्हें मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो सके थे। इसी क्षेत्र में 1921 में भी विद्रोह हुए। इस दौरान मालाबार में अधिकांश किसान मापिला या मोपला मुस्लिम थे, जबकि ज्यादातर भूस्वामी हिंदू धर्म से थे। इसलिए इसे मोपिला या मोपला विद्रोह भी कहा जाता है। इन मुस्लिम किसानों ने मालाबार क्षेत्र में भू राजस्व, किराए आदि के विरोध में कई आंदोलन किए। ज्यादातर आंदोलन ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुए। अली मुसलियार इन विद्रोहों के बड़े नेताओं में से एक थे। मालाबार में इन विद्रोहों को खिलाफत असहयोग आंदोलन के नेताओं से समर्थन भी हासिल हुआ। हालांकि बाद में जब यह विद्रोह कुछ सांप्रदायिक और हिंसक होने लगा तो समर्थन वापस ले लिया गया था। खबर की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, उन्हें याद करने के लिए 2019 में संस्कृति मंत्रालय ने ICHR के साथ मिलकर 2019 में यह डिक्शनरी जारी की थी। इस डिक्शनरी के 5 वॉल्यूम्स हैं। अलग अलग वॉल्यूम में देश के अलग अलग हिस्सों में संघर्षों के दौरान शहीदों का जिक्र है। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा और हाजोंग समुदाय के हजारों लोगों को रिसेटल करने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि 60,000 से भी ज्यादा तादाद में मौजूद इन लोगों को अरुणाचल प्रदेश से हटाकर असम भेजा जाएगा, यानी इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव पर चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें चकमा और हाजोंग लोगों की पृष्ठभूमि में जाना होगा। दरअसल चकमा समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को मानते हैं। ये लोग मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान से हैं, जो कि अब बांग्लादेश है। चकमा लोग बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी के आसपास के इलाकों में रहते थे, लेकिन अब ये लोग पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में रहते हैं। 1964 के आसपास पाकिस्तान सरकार ने कर्णफुली नदी पर कप्ताई डैम परियोजना शुरू की, जिससे इन्हें बाहर जाना पड़ा। हालांकि इस दौरान भारत सरकार ने इन लोगों की मदद की और इन्हें नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में शरण दी। उस समय पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्य नहीं थे, बल्कि नेफा का ही अस्तित्व था। बाद में असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि का गठन किया गया, जिसके बाद से एथनिसिटी की यह समस्या सामने आने लगी। वहीं अगर बात हाजोंग समुदाय की करें तो ये लोग भी मूल रूप से बांग्लादेश से ही हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। बताया जाता है कि बांग्ला भाषा न बोल पाने की वजह से इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते इन्हें भी बाहर जाना पड़ा। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूर्वोत्तर में जियो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष साइट्स की पहचान की है। पूर्वोत्तर में इस तरह के पर्यटन को आगे ले जाने के लिए GSI ने 12 साइट्स को सूची में रखा है। सूची में मेघालय के पूर्वी खासी जिले की मामलुह गुफाएं शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इन गुफाओं के जरिए ही वैज्ञानिकों को क्लाइमेट चेंज से संबंधित मेघालय युग के बारे में जानकारी मिली। मेघालय के मॉबलेई या गॉड्स रॉक को भी इस लिस्ट में रखा गया है। वह राशि नदी घाटी में मौजूद यह चट्टान 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। माना जाता है कि महाडेक बलुआ पत्थर से बनी यह चट्टान क्रिटेशियस युग के खासी ग्रुप से संबंधित है। मेघालय से ही थेरी घाट को इस लिस्ट में जगह मिली है। जानकारों की माने तो यह जगह क्रिटेशियस युग और पैलियोजन युग के बीच की अवधि से संबंधित है। बात करें असम की तो यहाँ से माजुली और उमानंदा द्वीपों को इन जियो टूरिज्म साइट्स में जगह मिली है। माजुली द्वीप दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में शामिल है। यह द्वीप सत्रिया और वैष्णव धर्म के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इस सूची में त्रिपुरा के अगरतला से कुछ दूर मौजूद चबीमुरा स्थल भी शामिल है। यह एक बहुत ही रोचक जगह है। यहाँ गोमती नदी से सटी एक पहाड़ी की ढाल पर बड़े ही कलात्मक तरीके से कुछ देवी देवताओं को उकेरा गया है।
15वीं या 16वीं सदी के दौरान बनी इस जगह पर हम शिव, विष्णु, कार्तिकेय और दुर्गा की आकृति को देख सकते हैं। त्रिपुरा की ऊनाकोटी रॉक कट साइट भी इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रही है। ये रॉक कट 7वीं से 9वीं शताब्दी में बनाए गए शैव तीर्थ दर्शन के लिए जाने जाते हैं। सिक्किम के स्ट्रोमेटोलाइट पार्क को भी पूर्वोत्तर की इन 12 जगहों में रखा गया है। राजधानी गैंगटॉक से कुछ दूर मामले में मौजूद यह जगह स्ट्रोमेटोलाइट डेवलपमेंट या यूं कहें कि शैवालों की विकास प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर गोल आकृतियां बनी हुई हैं। ये पत्थर बुक्सा चट्टान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हैं जिनकी खोज 1 दशक पहले हुई थी। इस पार्क में मौजूद कई चीजें सिक्किम हिमालय के शुरुआती जीवन के बारे में कुछ अहम साक्ष्य हैं। बता दें कि इन जियो टूरिज्म साइट्स में अरुणाचल प्रदेश की सांगेत्सार त्सो वाटर बॉडी, मणिपुर की लोकटक झील, मिजोरम की रिएक्टलांग पहाड़ी और नागालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट को भी शामिल किया गया है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ तकनीक का विकास किया है। चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक रडार और इंफ्रारेड जैसे खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग की सुविधा देती है। जोधपुर की रक्षा प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की पुणे स्थित फैसिलिटी की मदद से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज भी विकसित किए हैं। आपको बता दें कि इस उन्नत चैफ तकनीक की बहुत कम मात्रा दुश्मन के मिसाइल को चकमा दे सकती है। इसका उपयोग एक ऐसे टूल के तौर पर किया जाता है जिससे लड़ाकू विमान को किसी मिसाइल हमले से सुरक्षित रखा जा सके। गौरतलब है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौर में आधुनिक रडारों की तकनीक बेहतर होती जा रही है, जो लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। ऐसे में विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। आने वाले समय में बिल्डिंग्स बनाते समय थर्मोकॉल या ईपीएस यानी एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल बढ़ सकता है। दरअसल आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं का मानना है कि बिल्डिंग्स बनाते समय थर्मोकॉल या ईपीएस के इस्तेमाल से बिल्डिंग्स में भूकंप के झटकों को सहन करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जानकारों के मुताबिक 4 मंजिला तक की इमारत के निर्माण के समय कंक्रीट में थर्मोकॉल या ईपीएस के मिश्रण से बिल्डिंग को और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन यह किस तरह संभव है, आइए जानते हैं। भूकंप के दौरान बिल्डिंग पर जो फोर्स लगता है वह जड़त्व यानी इनर्शिया की वजह से होता है और इसी वजह से यह फोर्स बिल्डिंग के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर निर्माण सामग्री में थर्मोकॉल को मिलाया जाता है तो यह बिल्डिंग के द्रव्यमान को कम कर देता है। इससे बिल्डिंग पर भूकंप का असर कम हो जाता है। ईपीएस केवल भूकंप के असर को कम नहीं करता, बल्कि अगर कंक्रीट की दीवारों में ईपीएस कोर का इस्तेमाल होता है तो इससे तापमान को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ईपीएस कोर बिल्डिंग के लिए जरूरी इंसुलेशन देता है जिससे बिल्डिंग के भीतरी और बाहरी वातावरण के बीच हीट ट्रांसफर में रुकावट आती है। आपको बता दें कि ईपीएस व्हाइट फोम प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो पॉलीस्टाइरीन के सॉलिड बीड्स से बने होते हैं। आज के समय में ईपीएस का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे सड़क निर्माण, साउंड इंसुलेशन, पैकेजिंग, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसकी पैकेजिंग में, विंड सर्फिंग बोर्ड्स और क्रैश हेलमेट बनाने में। बीते दिनों लाल कमल वृक्ष पर एक प्रयोग किया गया कि क्या यह वृक्ष भी सोलर सेल्स के लिए कारगर है। लाल कमल वृक्ष एक सेमी एवरग्रीन प्लांट है जो रसदार फल देता है। झारखंड के कुछ आदिवासी समुदाय इसे सेंदूरी, रोहिणी या रोरी नाम से भी जानते हैं। ये वृक्ष केवल बसंत के मौसम में ही फल देते हैं, लेकिन वृक्ष के उत्पादों का सोलर एनर्जी से क्या संबंध है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से जामुन, अनार, पालक, चुकंदर, गुड़हल, ग्रीन एल्गी और काली गाजर आदि का इस्तेमाल सोलर सेल डाई के तौर पर हो रहा है। इन प्राकृतिक चीजों के उपयोग को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सोलर एनर्जी को पूरी तरह सस्टेनेबल बनाया जा सके और सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल कम से कम हो। यहाँ लाल कमल वृक्ष पर इस बात को लेकर शोध किया गया कि क्या इस वृक्ष के फल भी दूसरे फलों से बने डाई के बराबर ही प्रभावी हैं। शोध में पाया गया है कि कमल फल से बने डाई का इस्तेमाल जिस सोलर प्लेट पर किया गया उसकी एफिकेसी किसी दूसरे सेल के लगभग बराबर है। आमतौर पर सोलर सेल पर यूज होने वाले प्राकृतिक डाई की एफिकेसी 0.1% से 2% तक होती है, जबकि कमल फल की एफिकेसी 0.55% है। ऐसे में यह फल सोलर सेल डाई के तौर पर न केवल प्रभावी है बल्कि सस्ता और नॉन टॉक्सिक भी है। हालांकि यह बात अलग है कि इस मामले में
सिंथेटिक डाई की एफिकेसी कई गुना ज़्यादा होती है। हम इस खबर में जिन सोलर सेल्स की बात कर रहे हैं उन्हें DSSC यानी डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स तीसरी पीढ़ी के फोटोवोल्टिक सेल्स हैं जो विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश को सीधे बिजली में बदलते हैं। यानी DSSC अपने आप में एक बड़ी तकनीक है जिसका इस्तेमाल इंडोर या आउटडोर कंडीशंस में किया जा सकता है। ऐसे में आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के प्रकाश से बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि DSSC काम कैसे करता है, उसमें डाई का काम क्या है। दरअसल इन सेल्स पर डाई यानी रंग फोटो एक्टिव मटेरियल और मुख्य सेंसिटाइजर के तौर पर काम करते हैं। यह डाई आने वाले प्रकाश से फोटोन को कैच करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अति सक्रिय करने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की तरह काम करते हैं। बाद में यही डाई इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटेनियम डाइऑक्साइड में इंजेक्ट करते हैं। आखिर में सेल में लगे केमिकल इलेक्ट्रोलाइट सर्किट को बंद कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स फिर से डाई के संपर्क में आ जाते हैं। इसी चरण में इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे बाद में रिचार्जेबल बैटरी में सुरक्षित रखा जा सकता है और यूज किया जा सकता है। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़े उभरते स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सुविधा देना, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदायों का आर्थिक उन्नयन करना, या फिर जम्मू और कश्मीर के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए तकनीकी मदद देना। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों उभरते सितारे कोष की घोषणा हुई। इस कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कोष देश के क्षमतावान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए स्थापित किया गया है। कथन 2, यह कोष राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने स्थापित किया है। कथन 3, इस कोष की स्थापना एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में हुई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा सही है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार आपराधिक मामले में किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी के कारण की सूचना संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को देना अनिवार्य है। कथन 2, संविधान में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार सदन की कार्यवाही के दौरान कही गई किसी बात के लिए कोई भी सदस्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, एक उच्चावच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक गतिविधियां रासायनिक अपक्षय का हिस्सा मानी जा सकती हैं। 1, ताप के कारण चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। 2, सिलिका का पृथक्करण। 3, जलयोजन। 4, ऑक्सीकरण। 5, कार्बोनेशन। और 6, वायु द्वारा अपदलन। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। A 1, 2, 3 और 4, B 2, 3, 4 और 5, C 3, 4, 5 और 6, या फिर D 1, 2, 5 और 6। पांचवा प्रश्न है, विवेक अपने मित्र से अपनी यात्रा भ्रमण का जिक्र करते हुए बताता है कि वह पूर्वोत्तर के एक ऐसे राज्य की यात्रा कर रहा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहां बड़े बड़े विसर्प बनाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय नदी का प्रवाह भी है। रोचक बात यह है कि एक स्थान पर इस नदी के तट पर मौजूद एक पहाड़ी की ढाल पर कुछ देवी देवताओं को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। इनमें शिव, विष्णु, कार्तिकेय और दुर्गा की आकृति को देखा जा सकता है। ये आकृतियां संभवतः 15वीं या 16वीं सदी के दौरान इस ढाल पर उकेरी गई थी। बताइए विवेक अपने मित्र से किस राज्य और उसके किस स्थान की बात कर रहा है। ऑप्शंस हैं A त्रिपुरा की उनाकोटी रॉक कट साइट, B त्रिपुरा का चबीमुरा स्थल, C मिजोरम की रिएक तलांग पहाड़ी, या फिर D थेरी घाट मेघालय। हेलो दोस्तों, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। दरअसल बीते दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से कुछ राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दे दिया है।
जिसके बाद वहाँ पर इस्माइल साबरी याकूब नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आज के मैप सेक्शन में हम मलेशिया को कवर करेंगे और उसके संबंध में जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको देंगे। तो मलेशिया की अवस्थिति को देखें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित है, साथ ही यह पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर और इसके सीमाई देशों को देखें तो इसके उत्तर में थाईलैंड अवस्थित है और इसके दक्षिण में यहाँ पर हमें सिंगापुर की अवस्थिति दिखाई पड़ती है। हालांकि सिंगापुर पूरी तरह से उससे कनेक्ट नहीं है, केवल एक ब्रिज के माध्यम से ही जुड़ा है। मलेशिया का एक पूर्वी हिस्सा भी मौजूद है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप उसके पूर्व में और इसके पश्चिम में ब्रुनई अवस्थित है। इसका जो मेन हिस्सा है मलेशिया का, उसके दक्षिण हिस्से में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और साथ ही उसका जो पूर्वी हिस्सा है वह दक्षिण चीन सागर से लगता है। एक द्वीप है यहाँ पर तियोमन आइलैंड, यह भी इसी का भाग है। अब अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, कुछ संरचनाओं को देखें तो एक पर्वत है माउंट किनाबालू जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है। यह यहाँ का सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, साथ ही यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी विशेषता है कि इस जलवायु क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है और वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा मलेशिया में जो मानसूनी जलवायु है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून और साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अगर इसे भारतीय संदर्भ में समझें तो आप जानते होंगे कि भारत में भी इस तरह की जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर रबर और वनस्पति तेलों से संबंधित जो वृक्ष हैं उनकी खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पर चावल की भी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो आज के मैप सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद भारत मुख्य रूप से अपने एवं अफगान नागरिकों को सुरक्षित रूप से देश वापस लाने के लिए मिशन चला रहा है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर इस मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि इसका नामकरण अब किया गया है। अभी तक इस मिशन के तहत सैकड़ों लोगों को सुरक्षित रूप से देश वापस लाया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नारायण कोटि मंदिर को एक नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और सोशल लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन यानी SLREF के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत SLREF इस मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास करेगा। इस साल की शुरुआत में इसे केंद्र सरकार की अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। नारायण कोटि मंदिर पुराने मंदिरों का एक समूह है। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर सबसे ऊंचे स्थान पर पहली बार बारिश हुई है। अमेरिका के स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक 3216 मीटर की ऊंचाई पर कई घंटों तक बारिश हुई। इसका कारण जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर अंटार्कटिका की चादर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान 228 का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह सफल परीक्षण नागर विमानन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन पाने के मकसद से किया गया है। DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन मिलने के बाद HAL को विमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने का रास्ता खुलेगा। 19 सीटों वाला यह विमान केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग ब्रिक्स देशों के सहयोग से SARS-CoV-2 NGS ब्रिक्स कंसोर्टियम और बहुकेंद्रित कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसका मकसद तपेदिक रोगियों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करना है।
SARS-CoV-2 NGS ब्रिक्स कंसोर्टियम कोविड-19 स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में योगदान करने के लिए एक सहयोग है। इसके तहत भारतीय वैज्ञानिक ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जीनोमिक सर्विलांस का नेटवर्क यानी NGS बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु को उनकी 167वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री नारायण गुरु केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ सुधार आंदोलन किया एवं सामाजिक समानता तथा आध्यात्मिक आजादी के लिए नए मूल्यों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने सभी के लिए एक जाति, एक धर्म एवं एक भगवान यानी वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल का नारा दिया था। कोयला मंत्रालय के तहत कार्यरत मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत कुपोषण के खिलाफ प्रोजेक्ट बचपन की शुरुआत की है। इसके लिए NCL और सिंगरौली जिला प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कुपोषित बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करके उन्हें कुपोषण मुक्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने विश्व जल सप्ताह 2021 के तीसरे दिन नदियों को लेकर संवेदनशील शहरों के विकास यानी डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटीज विषय पर सत्र की मेजबानी की। विश्व जल सप्ताह का आयोजन हर साल SIWI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। बता दें कि विश्व जल सप्ताह जल से संबंधित मुद्दों पर एक वैश्विक कार्यक्रम है। इस साल इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। इस बार यह 23 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में मनाया गया। गूगल ने भारत में बच्चों के लिए ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम बी इंटरनेट ऑसम है। इसके लिए गूगल ने भारतीय कॉमिक बुक के प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी भी की है। इस साझेदारी के तहत कंपनी लोकप्रिय कॉमिक बुक के पात्रों के माध्यम से 8 भारतीय भाषाओं में बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताएगी। गूगल ने इंटरनेट पर यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से 8 भारतीय भाषाओं में एक अपडेटेड गूगल सेफ्टी सेंटर भी लॉन्च किया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।